चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैं आपको थर्मोमेट्री पढ़ा रहा था। थर्मोमेट्री में थर्मल एक्सपेंशन पर मैंने कुछ एग्जाम्पल करा दिए थे। इसी में आज आगे कुछ और एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, ठीक है। और आज इसको टॉपिक को कंप्लीट करेंगे हम, थर्मोमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन, और नए टॉपिक कैलोरीमेट्री पे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल हम कुछ कर चुके हैं उसी से आगे कुछ और कॉन्सेप्ट इसमें मैं बताऊंगा थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड। कंसेप्ट तो ऑलरेडी वैसे डिस्कस हो चुके हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको कैसे अप्रोच करना है ये मैं आपको बताऊंगा। कॉन्सेप्ट वही है पर अप्लाई करना आना चाहिए। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डिफरेंट सिचुएशंस होंगी और उसी सिचुएशन में ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। एक ये 2017 में क्वेश्चन आया जेईई मेन में, और एक 2012 में। दोनों क्वेश्चन जेईई मेन के हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं फिर इसी में मैं बताऊंगा आपको। बाई मेटेलिक स्ट्रिप का कॉन्सेप्ट, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बाई मेटेलिक स्ट्रिप बेंड कर जाती है, और बेंड करती है तो उस आर्क की रेडियस पूछ लेता है कई बार। तो इस पे एक क्वेश्चन भी आया है आईआईटी में प्रीवियस ईयर में, आईआईटी एडवांस में, वो भी मैं आपको कराऊंगा। इसके अलावा टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो आपने ये तो देख ही लिया कि लेंथ वगैरह चेंज हो जाती है। तो सिंपल पेंडुलम की लेंथ अगर चेंज हो जाएगी तो उसका टाइम पीरियड किस तरह से चेंज होगा। इसके अलावा अगर हम एक मीटर स्केल मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं तो मीटर स्केल की लेंथ भी बदल जाएगी और इसलिए रीडिंग हमको सही नहीं मिलेगी। तो सही रीडिंग अगर हमें पानी हो तो वो कैसे हम निकाल सकते हैं उसी से, क्योंकि टेम्परेचर कंट्रोल तो नहीं कर सकते, मौसम बदलता रहता है, सर्दी गर्मी। तो स्केल को फैक्ट्री में कैलिब्रेट किया जाता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग। तो वहां फिर आप उसको कैसे उससे सही रीडिंग निकाल सकते हैं अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो। इसके अलावा हम देखेंगे कि अपथ्रस्ट फोर्स पर टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में अगर हम वे करें, यानी उसकी वजन को तौलें स्प्रिंग बैलेंस से, स्प्रिंग बैलेंस से अगर हम उसको वे करते हैं तो उसमें एफ का इफेक्ट आएगा, तो किस तरह से उसकी रीडिंग चेंज होगी। ये सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर जो 9 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन आपने जरूर किया होगा, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है इसका वो मैं डिस्कस करूंगा, और उसी पर बेस्ड एक अगला सवाल है वो भी इसी तरह का है, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये पहला सवाल आज की क्लास का। इससे पहले भी मैंने कई क्वेश्चन करा दिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जरा पढ़ लो आप, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। जेईई मेन का क्वेश्चन 2017 का। मेडिकल में भी इस टाइप के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए हैं, आगे भी आएंगे। A compressive force F is applied at the two end of a long thin steel rod. It is heated simultaneously such that its temperature increases by delta T. The net change in its length is 0. Let L be the length of the rod and A its area of cross section, Y its Young's modulus, and alpha its coefficient of linear expansion. Then F is equals to, ठीक है। तो मैं आपको इसमें दो चीजें बताऊंगा। एक इसमें तो खैर फोर्स ही पूछा है, लेकिन कभी कभी थर्मल स्ट्रेस भी पूछ लेता है। ये थर्मल स्ट्रेस क्या चीज है ये हम देखेंगे। देखिए अगर क्वेश्चन आपने पढ़ा और समझ लिया होगा तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो जो टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो रॉड एक्सपेंड करेगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रॉड एक्सपेंड करेगी, लेकिन इसके साथ ही हमने फोर्स लगा दिया, इसके साथ ही हमने एक फोर्स लगा दिया। और अगर फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने की वजह से रॉड कंप्रेस हो गई, और कंप्रेस होके उसकी वही ओरिजिनल लेंथ मिल गई। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि अगर रॉड एक्सपेंड करती, ठीक है, तो कितना, और इसके लिए यहाँ फॉर्मूला हम जानते हैं, लेंथ एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो जो चेंज इन लेंथ आएगा दैट इज डेल्टा एल, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा। ये लेंथ में चेंज हुआ यानी इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमने इतना ही डिक्रीमेंट किया होगा, इतना ही
डिक्रीमेंट किया होगा, तभी तो रॉड कंप्रेस होके उसी लेंथ में आ गई, एंड दैट कुड बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कंप्रेसिव फोर्स F। तो हम जानते हैं यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन हो जाएगा आपका स्ट्रेस अपॉन वाई, और स्ट्रेन की वैल्यू डेल्टा एल अपॉन एल नॉट कह सकते हैं इस केस में, और ये आ जाएगा आपका स्ट्रेस अपॉन वाई। अब यहाँ से भी अगर आप निकालना चाहें तो ये डेल्टा एल अपॉन एल नॉट विल बी अल्फा डेल्टा टी। बस इन दोनों को हमें यूज करना है। फिर ये दोनों, ये पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, और ये सेकंड इक्वेशन। तो दोनों को कंबाइन करिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। मैं कह सकता हूं स्ट्रेस अपॉन वाई अल्फा डेल्टा टी के बराबर आ गया, और यहां से स्ट्रेस आ गया भैया आपका वाई अल्फा डेल्टा टी। ये जो स्ट्रेस है ना, इसी को हम थर्मल स्ट्रेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, थर्मल स्ट्रेस। और ये वाई अल्फा डेल्टा टी, ये मैंने अपनी तरफ से बता दिया। अभी हम क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने वाले हैं। क्वेश्चन में फोर्स डिमांड कर रहा है, तो ये जो स्ट्रेस आया है ये फोर्स एफ की वजह से आया। गर्म किया तो उससे लेंथ बढ़ी, लेकिन फोर्स लगा के हमने वापस कंप्रेस कर दिया। तो थर्मल स्ट्रेस एफ अपॉन ए वाई अल्फा डेल्टा टी। तो एफ आ गया आपका वाई ए अल्फा डेल्टा, ये आंसर आ गया आपका। आप देख सकते हैं इसमें आंसर आपका हो जाएगा वाई ए अल्फा डेल्टा टी, सी वाला आंसर। ठीक है, ये आ गया आपका। कहीं किसी का कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। इसी में मैं एक क्वेश्चन शेयर करना चाहूंगा आपसे, मतलब कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि अगर इसमें ये फोर्स एफ नहीं लगाया जाता, फोर्स एफ नहीं लगाया, ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया सवाल है। और ये क्वेश्चन HC वर्मा में एक्सरसाइज में दे रखा है, वो क्वेश्चन मैं आपको क्लास के बाद शेयर करूंगा। क्वेश्चन क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं, और क्या उसका आंसर होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ समझने की बात है, जो कॉन्सेप्ट है वो आप पहले ध्यान दें। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक रॉड को फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रख दिया। ध्यान से सुनिएगा, HC वर्मा की एक्सरसाइज का ही कोई क्वेश्चन है। अगर आप 1 मिनट होल्ड करो तो मैं क्वेश्चन भी बता सकता हूँ आपको, बाकी मैं क्लास के बाद शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। क्वेश्चन ये है कि इसमें अगर एक रॉड को एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे अगर हम रख देते हैं, ठीक है, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रख देते हैं, तो कितना, और उसको गर्म करते हैं 0 से 100 डिग्री तक, तो उसमें कितना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप होगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना डेवलप होगा। एक्सरसाइज का 26 क्वेश्चन है। मेरे पास थोड़ा पुराना एडिशन है, हो सकता है आपके पास कोई नया एडिशन हो तो उसमें नंबरिंग बदल सकती है। क्वेश्चन ये है, स्टील रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल बेस, रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल बेस, full stop, if it is heated from 0 to 100 degree centigrade, 0 to 100 degree centigrade, what is the longitudinal strain developed, what is the longitudinal strain developed। अब देखिए यहाँ पे एक बात जो समझने की है, स्ट्रेन जब मैंने पढ़ाया था, और अगर आपके पास नोट्स हो तो आप एक बार चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। स्ट्रेन मैंने कहा था कि स्ट्रेन तब डेवलप होता है जब कोई स्ट्रेस आए। ठीक है, स्ट्रेन इज द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, strain is the change in configuration when some stress is applied। अब इस केस में क्वेश्चन में कहा गया है
कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल बेस पे रखा है, यानी उसका जब एक्सपेंशन हो रहा होगा, जब हम गर्म कर रहे होंगे, मैंने आपको सेंड कर दिया क्वेश्चन 26, आपको मिल गया होगा, आप देख भी सकते हैं। आंसर क्या है वो मैं बताऊंगा, पहले क्वेश्चन को आप देखें। मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में कहा है 1 मीटर की रॉड है और उसको हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रखा है। स्मूथ, फ्रिक्शन होता तो कहानी थोड़ा अलग हो जाती। स्मूथ सरफेस है, यानी जब ये एक्सपेंड कर रही है तो इसके एक्सपेंशन का कोई बाहर से रेजिस्टेंस नहीं हो रहा है, कोई बाहर से अपोज नहीं कर रहा है। और जब अपोज नहीं कर रहा है तो ये एक्सपेंड करती जाएगी जितना करना है। क्योंकि आपको याद होगा जब मैंने स्ट्रेस पढ़ाया था तो स्ट्रेस मैंने कहा था, स्ट्रेस को हम मेजर करते हैं, ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स की। हाँ, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। और वो डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जब रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर हो जाते हैं, तो रीस्टोरिंग फोर्स उसके अंदर जो डेवलप हो रहे हैं वो उनको अपोज मतलब वो रीस्टोरिंग फोर्स जो है अपोज कर रहे हैं डिफॉर्मिंग फोर्स के। जब वो बराबर हो जाते हैं तो लेंथ जाके कांस्टेंट हो जाती है। यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई डिफॉर्मिंग फोर्स हो जो इसे बाहर से आप लगा रहे हो और खींच के लंबा कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, इसे गर्म कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, इसे गर्म कर रहे हो। तो यहाँ पे इंटरनल एक्सपेंशन हो रहा है और इसका कोई अपोज नहीं हो रहा, बाहर से कोई डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं है। फिर मैंने स्ट्रेन की डेफिनेशन जो लिखाई थी, तो स्ट्रेन की डेफिनेशन भी अगर आपके पास कॉपी हो तो आप उसमें पढ़िएगा। मैंने क्या बताया था, स्ट्रेन इन चेंज इन कन्फिग्रेशन लाइक चेंज फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ या फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम एटसेट्रा व्हेन सम स्ट्रेस इज अप्लाइड, व्हेन सम स्ट्रेस इज अप्लाइड। लेकिन यहाँ तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है। अब आपने कहा सर ये ऊपर जो अभी आपने क्वेश्चन जो कराया है इसमें तो है, हाँ, तो इसमें फोर्स हमने लगाया ना, बाहर से फोर्स लगाया। या कई बार क्वेश्चन ये जो अभी मैंने 9th वाला दिया है, ये क्वेश्चन आपको कुछ किताबों में इस तरह से मिलेगा कि एक रॉड दो दीवारों के बीच में रखी हुई है और उसको हमने गर्म कर दिया। तो हम देखते हैं कि रॉड वैसी ही रहती है, मुड़ती नहीं है या बड़ी नहीं होती, क्योंकि दीवारों के बीच में फिक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेंशन तो हुआ होगा लेकिन दीवारों ने कंप्रेसिव फोर्स एफ लगा के उसको एक्सपेंड करने से रोक दिया होगा। तो वहां फिर थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। रॉड एक्सपेंड करना चाहती थी लेकिन रोक दिया किसने, दीवारों ने रोक दिया फोर्स लगा के। ऐसा ही यहाँ इस क्वेश्चन में किया था, ये 9th वाला जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। तो यहाँ कंप्रेसिव फोर्स लगाया है। तो ये क्वेश्चन और जो मैंने अभी दीवारों वाला क्वेश्चन आपको कहा कि दीवारों के बीच में एक रॉड रखेगा, तो वहां पूछता है कि दीवार ने कितना फोर्स लगाया रॉड पर या रॉड ने दीवार पर कितना लगाया, बराबर ही आएगा, न्यूटन का थर्ड लॉ ओबे होगा। तो वो फोर्स यही आ जाएगा जो स्क्रीन पे आपको अभी मैंने निकाल के दिखाया। सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग होगा। मैं थोड़ा वो जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था उस पर अभी आ रहा हूँ, लेकिन पहले मैं बता रहा हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है 9th किया, इसी क्वेश्चन को कुछ किताबों में आपको मिल जाएगा। ये तो जेईई मेन का है लेकिन कुछ किताबों में सेम क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि एक रॉड को दो दीवारों के बीच में हमने रख दिया और गर्म किया, तो देखते हैं कि रॉड न मुड़ती है न उसकी कोई लेंथ में चेंज होता है, क्योंकि मुड़ जाएगी तो लेंथ में चेंज आ जाएगा। इसका मतलब चेंज नहीं हुआ तो एक्सपेंड तो करी होगी लेकिन दीवारों ने फोर्स लगा के उसको उसी लेंथ में रखा। तो वहां कंप्रेसिव फोर्स दीवार का रोड पर या रोड ने दीवार पर क्या लगाया, तो वो पूछ लेगा तो यही आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, पूछने का स्टाइल बदल जाएगा। अब आते हैं जो क्वेश्चन में एचसी वर्मा का डिस्कस कर रहा था आपसे कि 1 मीटर लंबी रोड है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी है और इसको 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया, तो व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप। तो स्ट्रेन की डेफिनेशन देखिए, मैंने कहा था स्ट्रेन इज द फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशंस लाइक लेंथ या फिर वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज व्हेन सम स्ट्रेस इज अप्लाइड। अब इस केस में कोई स्ट्रेस अप्लाई हुआ क्या, जो मैंने अभी क्वेश्चन बोला आपको भेज दिया है। यहाँ रॉड को कोई रेजिस्ट कर रहा है क्या, एक्सपेंड करने से कोई रोक रहा है क्या, क्योंकि स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी है तो स्ट्रेस हमने अप्लाई ही नहीं किया, स्ट्रेस हमने अप्लाई ही नहीं किया। और y होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस जब 0 है तो स्ट्रेन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y तो बदलेगा नहीं, यंग्स मॉडुलस। आपको मेरी बात समझ में आई तो स्ट्रेन तभी मीनिंगफुल है जब आप कोई स्ट्रेस लगाओ। इस केस में कोई स्ट्रेस नहीं लगा, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप क्या होगा, 0। अब कुछ लोग सोचेंगे कि इसमें अल्फा होना चाहिए था, हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते और ये वाले ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते सर, और ये वाला फॉर्मूला यूज करके सर हम स्ट्रेन निकाल देते, अल्फा डेल्टा टी करके। डेल्टा टी 100 दे रखा है, अल्फा इसमें दिया नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, हमने कई बार कहते हैं ना, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, अधूरा ज्ञान कभी नहीं होना चाहिए। या तो पूरा पढ़ो और अच्छा पढ़ो या पढ़ो ही मत।
क्योंकि कुछ बच्चों के माइंड में ये होता है कि स्ट्रेन मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब है डेल्टा एल अपॉन एल नॉट, बस इतना सा बच्चा पढ़ता है, अधूरा पढ़ता है और इसीलिए गलत करता है। लेकिन उसके आगे जो मैंने लिखाया था उस पर ध्यान आपका नहीं गया कि व्हेन सम स्ट्रेस इज अप्लाइड, ये लिखाया होगा मैंने, आप नोट्स चेक करिए और नोट्स को ध्यान से पढ़ा करो। अगर नोट्स ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपकी क्वेरी कभी शॉर्ट आउट नहीं होंगी। बिना नोट्स पढ़े अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब सुबह एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि अगर एक रॉड का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है तो पॉइजन्स रेशियो क्या होता है। ये बताया था मैंने आपको, नोट्स में भी कराया, प्रूफ भी कराया था, डेरिवेशन कराया था, और मैंने कई बार क्लास में बताया था। क्या होता है भैया? हाफ होता है। अब ये सवाल अगर आप पूछोगे तो मेरे पढ़ाने का क्या फायदा रहा? मैंने कहा वॉल्यूम कांस्टेंट अगर रहता है, अगर कोई रॉड या कोई सब्सटेंस इनकम्प्रेसिबल है तो सिग्मा की वैल्यू हाफ होती है। और मैंने कहा अगर कि किसी बॉडी की सब्सटेंस की सिग्मा की वैल्यू हाफ है तो वो क्या होगी? इनकम्प्रेसिबल। ये बात मैंने कई बार क्लास में बोली थी कि नहीं बोली थी? यस सर। ये डेरिवेशन भी कराया मैंने। फिर भी अगर तुम क्वेश्चन पूछोगे इस तरह के क्वेश्चन पूछोगे तो मेरे पढ़ाने का क्या फायदा? फिर तो घर बैठो। आपको जब पढ़ना ही नहीं है, नोट्स ही नहीं पढ़ने भैया, पढ़ोगे नहीं तो सीखोगे कैसे यार? नोट्स तो पढ़ो। मैं तो कह रहा हूँ मेडिकल जेई मेन का जो पेपर है, आप 70-80% केवल नोट्स पढ़ लोगे, 70-80% तो केवल नोट्स में से ही मिल जाएगा। और थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो बाकी का 20% 30% जो बचता है वो नोट्स थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चन की तो हो जाएगा। मैं देखता हूँ काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, नोट्स बस बनाने का शौक है, पढ़ने का शौक नहीं है। आप एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िए जो मैं लिखाता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप जानते हैं, कर सकते हैं, मैंने पढ़ाया है। तो अभी जैसे मैंने कहा कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर यहाँ पूछ रहा है तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस समझ में आया? इस केस में क्या होगा, क्योंकि स्मूथ हॉरिजॉन्टल बेस पे रखा हुआ है, यानी रॉड जब एक्सपेंड कर रही थी तो कोई अपोज नहीं कर रहा था। लेकिन सोचो अगर इसी क्वेश्चन में जमीन पर रॉड रखी है और यहाँ स्मूथ सरफेस नहीं होता, फ्रिक्शन होता, तो रॉड जब एक्सपेंड करेगी तो मोशन हो रहा होगा, रॉड का कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी पार्ट हो, मूव कर रहा होगा, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं? जब रॉड को गर्म कर रहे होते हैं, नीचे सरफेस पे रखी हुई है, तो रॉड एक्सपेंड करेगी कि नहीं करेगी? सर और एक्सपेंड करेगी तो जब राइट और लेफ्ट में बढ़ रही होगी तो नीचे का सरफेस के रेस्पेक्ट में जो रिलेटिव मोशन हो रहा होगा तो नीचे का सरफेस क्या फ्रिक्शन लगा के इसे रोक रहा होगा कि नहीं आगे जाने से? यस सर। तो इस केस में अगर इसको रोकेगा तो बाहर से सरफेस ने एक फोर्स लगाया कंप्रेसिव टाइप का, जैसा कि इस क्वेश्चन में था, ये वाला जो कंप्रेसिव यहाँ पे इसी तरह का फ्रिक्शन ने फोर्स प्रोवाइड कर दिया। और अब इस केस में स्ट्रेन डेवलप होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ, कितना होगा ये निकालना मुश्किल होगा जब तक हमें ये ना बताया जाए कि रॉड की लेंथ में चेंज हुआ कि नहीं हुआ। जैसे इस क्वेश्चन को भी ऐसे कह सकता था कि एक रॉड को हमने गर्म किया और वो रफ सरफेस पे रखी थी, और हम देख रहे हैं कि रफ सरफेस पे जब ये रखी है और रॉड एक्सपेंड गर्म किया लेकिन एक्सपेंड नहीं करी, तो बताओ इसमें थर्मल स्ट्रेस कितना डेवलप होगा? थर्मल स्ट्रेस कितना डेवलप होगा? सेम क्वेश्चन हो गया ये वाला और ये वाला। अगर फ्रिक्शन है, रॉड की लेंथ में चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इसको एक्सपेंड करने से अगर किसी ने रोका है तो कौन है वो? फ्रिक्शन। और लेंथ में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये वाला जो क्वेश्चन मैंने जेईई मेन वाला आपको दे दिया, इसी क्वेश्चन को मैंने एक डिफरेंट तरीके से आपके सामने पेश कर दिया। लेकिन इसका जवाब आप तब दे पाएंगे जब कंसेप्ट आपने अच्छे से पढ़ रखे होंगे। और ये क्वेश्चन कहीं मिलेगा नहीं इस तरह का फ्रिक्शन का जो मैंने आइडिया दिया, लेकिन उसके पहले आपने ये समझा हो अच्छे से कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखेंगे तो कोई अपोजिंग फोर्स नहीं होगा, कोई डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं होगा, कोई कंप्रेसिव फोर्स नहीं होगा, रॉड एक्सपेंड करती जा रही होगी। तो जब वहां स्ट्रेस ही नहीं होगा तो स्ट्रेन भी नहीं होगा। तो जो क्वेश्चन मैंने अभी शेयर किया एससी वर्मा का 26 क्वेश्चन है, मैंने भेज दिया, आपको मिल गया होगा। उसका आंसर फिर क्या हो जाएगा? 0। लेकिन यही क्वेश्चन आ गया कि स्मूथ की जगह रफ सरफेस कर दिया तो अपोज होगा, स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेन आएगा, लेकिन कितना आएगा ये डिपेंड करता है
कि रॉड के एक्सपेंशन को फ्रिक्शन ने किस हद तक रोका है, अप टू व्हाट एक्सटेंट फ्रिक्शन हैज प्रिवेंटेड इट्स एक्सपेंशन। हो सकता है रॉड को पूरी तरह से फ्रिक्शन रोक ना पाया हो, लेकिन कुछ रोकने की कोशिश करी हो तो स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेस भी आएगा, लेकिन कितना होगा ये नहीं बता सकते। हाँ, अगर ये कह देता है कि फ्रिक्शन इतना ज्यादा था, सफिशिएंट फ्रिक्शन था कि रॉड को गर्म करने पर रॉड की लेंथ नहीं बदली, यानी एक्सपेंशन हुआ था लेकिन फ्रिक्शन ने रिलेटिव मोशन सरफेस के रेस्पेक्ट में रॉड का होने नहीं दिया, और इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके अंदर थर्मल स्ट्रेस भी आया होगा, थर्मल स्ट्रेस के साथ साथ स्ट्रेन भी आया होगा, और वो स्ट्रेन फिर हम निकाल सकते थे, स्ट्रेस हम निकाल सकते थे, और वो स्ट्रेस यही आता कि नहीं आता। यस सर। ठीक है, तो ये सवाल आपको मिल गया सर। हाँ बताओ। सर जैसे कि अगर क्वेश्चन होता कि फ्रिक्शन होने की वजह से रॉड की लेंथ में कोई चेंज नहीं हुआ, तो वहां पे हम फ्रिक्शन की वैल्यू बता सकते थे क्या कि फ्रिक्शन बाई अल्फा डेल्टा टी के बराबर होगा? हाँ, अब देखो इसमें, हाँ वहाँ थोड़ा सा ये मुश्किल चीज हो जाती, क्योंकि जब रॉड एक्सपेंड कर रही होगी तो दोनों डायरेक्शन में चल रही होगी, है ना, दोनों डायरेक्शन में चल रही होगी, तो वहां फ्रिक्शन की वैल्यू अलग अलग एलिमेंट पे अलग अलग आती उस केस में, है ना। अच्छा सर, क्या ठीक था है। कि जो हमने दोनों दीवारें थी या दोनों तरफ से फोर्स लगाया, तो वो दो पर्टिकुलर पॉइंट पे लगाया, यहाँ क्या है पूरी रॉड मूव कर रही है, और यस पूरी सर। रॉड मूव कर रही है तो उसके छोटे छोटे एलिमेंट पे फ्रिक्शन आ रहा होगा। यस सर। निकाल तो सकते हैं, लेकिन निकालने के लिए एक छोटा सा कोई एलिमेंट हमें लेना होगा, उस एलिमेंट में कितना एक्सपेंशन हो रहा था, उसको रोकने के लिए कितना फ्रिक्शन लगा, डीएफ टाइप का। ठीक है हालांकि सर। वो काफी लेंदी हो जाएगा आपके लिए। ठीक ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन हो गया, एक मैंने आपको अपनी तरफ से एससी वर्मा का एक क्वेश्चन और डिस्कस कर दिया। अगला सवाल इसी तरह के कॉन्सेप्ट पर ये रहा, ये भी जेईई मेन का क्वेश्चन है, आपने हो सकता है किया भी होगा, और आप में से कई बच्चे इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम भी फेस करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अ वुडन व्हील ऑफ रेडियस आर इज मेड ऑफ टू सेमी सर्कुलर पार्ट्स, two parts are held together by a ring made of metal strip of cross section area s and length l, l is slightly less than 2 pi r, यानी जो व्हील का जो सरकमफ्रेंस है, व्हील का जो सरकमफ्रेंस है, ठीक है, व्हील की सरकमफ्रेंस से जो इसके ऊपर मेटल की स्ट्रिप हमने लगाई है जिसकी लंबाई एल है, वो लंबाई मेटल स्ट्रिप की कम है, मेटल स्ट्रिप की लंबाई 2 पाई आर से कुछ कम है, यानी डायरेक्ट तो उसके ऊपर वो चढ़ाई नहीं जा सकती। पुराने जमाने में जब गाड़ियां लकड़ी वगैरह, ये जो बैलगाड़ी टाइप की होती थी, टांगा वगैरह होते थे, उनके पहिए जो होते थे, उनको लकड़ी के पहियों को बनाया जाता था, तो उसके ऊपर एक मेटल की रिम लगाई जाती थी। अब आजकल तो खैर वो जमाने गए, बहुत पहले आपने देखा होगा फिल्मों विल्मों में, तो एल इज स्लाइटली लेस देन 2 पाई आर, तो उनको फिट करने के लिए गर्म किया जाता था, रिंग को गर्म करके उसको फिर उसके ऊपर चढ़ाया जाता था, लकड़ी के व्हील के ऊपर, फिर ठंडा होकर वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट करता था, एकदम टाइट फिट हो जाता था। टू फिट द रिंग ऑन द व्हील इट इज हीटेड सो दैट इट्स टेम्परेचर राइजेस बाई डेल्टा टी एंड इट जस्ट स्टेप ओवर द व्हील, just step over the wheel as it cools down to the surrounding temperature. It presses the semicircular part together. If the coefficient of linear expansion of the metal is alpha and its Young's modulus is y, the force that one part of the wheel applies on the other part is. ठीक है, तो करिए सॉल्व आप इसको। मैं यहाँ पे बता दूं कि जो एक पार्ट ने दूसरे पार्ट पे फोर्स लगाया होगा, वो यहाँ पे ये जो दो पार्ट में आप देख रहे हैं, एक पार्ट ने दूसरे को ऐसे फोर्स किया होगा एफ का, और ऐसे ही यहाँ से एक पार्ट ने दूसरे को फोर्स किया होगा ऐसे। तो ध्यान रहे कि दो जगह कांटेक्ट हो रहा है डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर, तो जब आप एफ निकाल लोगे ना, एफ की वैल्यू, तो हमारा आंसर असल में 2f आएगा, ना कि एफ, क्योंकि देखो एक पार्ट ने दूसरे पार्ट पे दो पॉइंट पे फोर्स लगाया, दोनों के डायरेक्शन अगर आपने नोटिस किया हो तो सेम डायरेक्शन में है। जैसे नीचे वाले पार्ट ने लेट मैं इसको 2 कह रहा हूँ और इसे मैं 1 कह रहा हूँ, तो 2 वाले पार्ट ने 1 पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, दोनों मिला के क्या हो गया 2f, तो हमको 2f निकालना होगा, हमको 2f निकालना होगा, ठीक है, 2f निकालना होगा। और ये 2f आप देख सकते हैं सेम डायरेक्शन में, तो f अगर निकल आएगा तो 2f भी निकल आएगा, एक बात। और ऐसा ही 1 पार्ट ने 2 पार्ट पे किया होगा नीचे की तरफ, तो हम इसमें कई बच्चे जब सॉल्व करते हैं तो ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हम f निकालें क्या निकालें,
लेकिन आप डायरेक्शन देखोगे क्योंकि इन्हीं दो जगह पे कॉन्टेक्ट हो रहा है। मैंने छोटे छोटे दो डॉट डॉट बनाए ब्लू कलर के, आपको दिख रहे होंगे। तो इन पॉइंट पे कांटेक्ट हो रहा है, तो एफ और एफ, तो एक्चुअली आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसमें आप कह सकते हैं कि जो रॉड की लेंथ थी पहले एल थी, और उस एल लेंथ को हमने बढ़ा दिया, एल को बढ़ा के 2 पाई आर कर दिया, गर्म किया होगा तो, और फिर बाद में वो ठंडा हुआ होगा, तो ठंडा होके फिर से लेंथ कांटेक्ट करेगी, है ना। तो अब यहाँ आपको समझना है कि जो चेंज आएगा डेल्टा एल बाई एल, दैट विल बी अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा एल बाई एल अल्फा डेल्टा टी। आपको एक बात समझनी है कि यहाँ जो चेंज आया, या आप एक काम कर सकते हैं, इसे पेरीमीटर कह लो पी, ये भी एक लंबाई होती है। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब गर्म किया था, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब गर्म किया था उस समय पेरीमीटर पी था, बाद में कम हो गया, पी नॉट हो गया। तो वो जो चेंज आया पी और डेल्टा पी नॉट, है तो लेंथ ही ना, ये लंबाई, सरकमफ्रेंस भी एक लंबाई है, तो डेल्टा पी बाई पी नॉट को भी अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हैं। अभी पीछे करके दिखाया मैंने, डायमीटर हो, रेडियस हो, पेरीमीटर हो, ठीक है, सरकमफ्रेंस हो, इसके लिए आप लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि ये सभी लेंथ है, सरकमफ्रेंस है, पेरीमीटर कह रहा हूँ या सरकमफ्रेंस कह रहा हूँ, एक ही बात है, डायमीटर है, रेडियस है, ये सभी लेंथ होती है, सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर। तो इनके लिए आप लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा डेल्टा टी, और इसे मैं यहां से फिर वाई होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो ये तो आपका स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेन आ गया, और स्ट्रेन हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन वाई। तो यहां से स्ट्रेस आ जाएगा आपका वाई अल्फा डेल्टा टी, और स्ट्रेस को एफ अपॉन ए ना कह के एस कह रहा है। ये ध्यान रखना, एक पॉइंट पे आया, एक साइड में, ठीक है। तो ये आ जाएगा वाई, और ये ध्यान दीजिएगा, जो पेरीमीटर में चेंज है, ये पूरे पेरीमीटर में निकालो या इसके किसी पार्ट में निकालो, वैल्यू तो यही आनी है अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि अल्फा मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और डेल्टा टी टेम्परेचर पूरे उसका हुआ है। तो कई लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है कि सर पेरीमीटर को हाफ क्यों नहीं लिया, अगर आप, क्योंकि एक ही साइड में है ना, मतलब आधा हिस्सा, तो आप अगर हाफ भी लेके चलते हो, ठीक है, पेरीमीटर को, तो डेल्टा पी बाई टू, और इधर भी पी बाई टू करोगे, 2 से 2 कट जाएगा। कहने का मेरा मतलब है कि अल्फा डेल्टा टी ही आएगा, चाहे बड़े टुकड़े का निकालो चाहे छोटे टुकड़े का निकालो, फ्रैक्शनल चेंज वही होगा। कल भी मैंने आपको याद होगा, कल भी बताया था, एक केस मैंने लिखाया भी था कि फ्रैक्शनल चेंज सेम आता है, लेकिन चेंज सेम नहीं आएगा, याद आ रहा हो तो। कल मैंने लिखाया था फ्रैक्शनल चेंज सेम आएगा, लेकिन चेंज सेम नहीं आएगा, क्योंकि उसमें फिर वो लेंथ या वॉल्यूम का फैक्टर भी आ जाता है। बोलो। यस सर। तो एफ की वैल्यू आ गई वाई एस अल्फा डेल्टा टी, और हमको भैया चाहिए क्या, 2f चाहिए, हमको 2f चाहिए, तो ये आ जाएगा 2y(s अल्फा डेल्टा टी। ये हमारा, किसी का अगर कोई डाउट आ रहा हो आप पूछ सकते, तो सही आंसर हो गया आपका ये वाला। ठीक है भाई, कोई डाउट हो यहाँ तक किसी का? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बाई मेटेलिक स्ट्रिप, या हीटिंग ऑफ बाई मेटेलिक स्ट्रिप। बाई मेटेलिक, बाई मतलब जानते हो 2 होता है, 2, तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, हीटिंग बाई मेटेलिक स्ट्रिप। तो बाई मेटेलिक स्ट्रिप मतलब जैसे कि एक
ये है कोई सब्सटेंस, मान लो एल्यूमिनियम है, और दूसरा इसके साथ में ये आयरन रॉड है। और इन दोनों को हमने वेल्ड कर रखा है, ये बराबर लेंथ की है। ठीक है, दो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल है, दो डिफरेंट मटेरियल है, एक का मान लो अल्फा 1 है और एक का अल्फा 2, डिफरेंट होंगे। तो जब आप गर्म करोगे सेम टेम्परेचर से, लेंथ इनिशियली हमने सेम ली है, लेंथ इनिशियली हमने सेम ली है, जब हम इसको गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है इनका एक्सपेंशन एक जैसा नहीं होगा, इनका एक्सपेंशन डिफरेंट होगा। जिसका अल्फा ज्यादा होगा वो ज्यादा एक्सपेंड करेगी, और जिसका अल्फा कम होगा वो कम एक्सपेंड करेगी। तो मान लेता हूँ कि अल्फा 1 ज्यादा है, तो अल्फा 1 ज्यादा है तो ये रॉड फिर इस तरह से बेंड कर जाएगी, अगर टेम्परेचर मैंने बढ़ाया तो। अगर टेम्परेचर मैंने बढ़ाया तो ये रॉड इस तरह से, बाई मेटेलिक स्ट्रिप इस तरह से एक्सपेंड कर जाएगी, ऐसे। और आप देख सकते हैं क्योंकि ये जो अल्फा 1 है ये ज्यादा है अल्फा 2 से, तो इसकी लंबाई ज्यादा बढ़ेगी, तो जो आउटर साइड में होगी वो वाली स्ट्रिप ज्यादा एक्सपेंड करेगी, इसलिए आउटर साइड में जाएगी, और जो कम एक्सपेंड करेगी वो इनर साइड में आएगी। तो यहाँ मैंने माना है कि अल्फा 1 ज्यादा है, ठीक है, अल्फा 1 ज्यादा है अल्फा 2 से, इसलिए ऐसा हुआ। यानी इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ कि अगर गर्म कर रहे हैं, ठीक है, अगर गर्म कर रहे हैं ऑन हीटिंग, तो वो स्ट्रिप जिसका अल्फा ज्यादा है वो ज्यादा एक्सपेंड करेगी, इसलिए इसलिए वो कॉन्वेक्स साइड में होगी। ये साइड कैसी होगी? कॉन्वेक्स। और जिसका अल्फा कम होगा वो कॉनकेव साइड में होगी, यानी इसकी लंबाई कम बढ़ी। ठीक है, अब ये तो केस हुआ हीटिंग में। अगर किसी चीज को हम गर्म कर रहे हैं तो ज्यादा एक्सपेंड कर रही है, तो ठंडा करने पर कॉन्ट्रैक्ट भी ज्यादा करेगी कि नहीं करेगी? और अगर कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा करेगी तो उसकी लंबाई ज्यादा कम हो जाएगी, ज्यादा कम हो जाएगी, यानी चेंज ज्यादा होगा। तो लंबाई अल्फा 1 की ठंडी करने पर अल्फा 2 के करस्पॉन्डिंग जो लंबाई होगी, या अल्फा 2 के कंपैरिजन में अल्फा 1 की लंबाई कम होगी कि ज्यादा होगी ठंडा करने पर? अरे, अल्फा जिसका ज्यादा होगा कम होगी सर, कम होगी। कम होगी, यानी कि अगर ठंडा कर रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा, ऑन कूलिंग। ठीक है, ऑन कूलिंग तो ये ऐसा होगा, क्योंकि जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसमें अगर एक्सपेंशन ज्यादा हुआ है तो कॉन्ट्रैक्शन भी तो ज्यादा होगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रहे, अल्फा 1 और ये अल्फा 2 वैसे ही है, और ये अब कॉनकेव साइड में होगा और ये कॉन्वेक्स साइड में होगा। ठीक, इसको अगर आप देखना चाहें तो एक फिगर से मैं कर देता हूँ आपको, एक सेकेंड। आप तब तक एक लाइन भी लिख सकते हैं इसमें, when a bimetallic strip when a bimetallic strip when a bimetallic strip is heated, 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 it will bend in an arc, it will bend in an arc it will bend in an arc
and the metal and the metal and the metal whose temperature coefficient is more will be on convex side, ये देखिए एक फिगर और मैंने यहाँ पे लिया है, लेट्स से एक पिक ली है, वैसे तो मैंने आपको समझा दिया। जैसे ये ब्रास और स्टील है, तो येलो कलर में आप देख रहे हैं ब्रास है और ब्लू कलर में इसमें स्टील को शो किया है। तो फिगर को अगर आप देखें तो हीट करने पर ये स्टील की तरफ बेंड हो गया और ठंडा करने पर ये ब्रास की तरफ बेंड हो गया। तो इस फिगर को देख के क्या आप बता सकते हैं, इस तरह का एक क्वेश्चन आ जाएगा कि किसका अल्फा ज्यादा होगा? ब्रास का अल्फा ज्यादा होगा। आप चाहें तो ये इमेज भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, यानी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसको फिगर को इस तरह का भी आ जाएगा, फिगर को देख के आप बता सकते हैं ये अल्फा किसका ज्यादा होगा, या अल्फा ज्यादा दिया हो तो ये भी आप बता सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन में पूछा है गर्म करके बेंडिंग के बारे में पूछा है या ठंडा करके, क्योंकि ठीक उल्टा है, ध्यान रखना। ज्यादातर केस में मैंने भी जैसे अभी लिखाया, और ज्यादातर किताबों में गर्म करने के केस को डिस्कस किया जाता है, ठीक है, वही हमारे माइंड में पिक्चर बनी होती है, लेकिन दोनों पॉसिबिलिटी होती है। तो पूछा क्या है उस हिसाब से आपको आंसर करना है। थोड़ी सी भी लापरवाही खतरनाक होगी, वहां क्वेश्चन में कह देगा कि ठंडा कर दिया और ये इस तरह से बेंड हो गया, तो अल्फा 1 और अल्फा 2 में बड़ा कौन है ये आपको बताना है। मालूम पड़ा कूलिंग का पूछा था और आपके दिमाग में अभी भी वही हीटिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा था, क्योंकि क्लास में वही पढ़ाया गया था। तो आप अगर नीचे वाला फिगर अगर आपको दिया गया है, कहा है कूलिंग, लेकिन आपके माइंड में हीटिंग की बात चल रही है, तो आप फिर पक्का क्या टिक करके आओगे? अल्फा 2 ग्रेटर देन अल्फा 1, ठीक है। और ऐसी गलतियां होती हैं बाद में, फिर सिली मिस्टेक कह के हम पीछा छुड़ा लेते, बोले सिली मिस्टेक हो गई, ठीक है। अब देखिए इसी पे मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ जो प्रीवियस ईयर में आईआईटी में आ चुका है, आईआईटी एडवांस में, ठीक है। चलिए करते हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छा इससे पहले आईआईटी क्वेश्चन से पहले एक चीज और मेरे माइंड में आई कि ऐसा हो सकता है कि अगर बाई मेटेलिक की जगह अगर ट्राई मेटेलिक स्ट्रिप हो, और ये ट्राई मेटेलिक स्ट्रिप ऐसी हो कि दो साइड में एक जैसी, जैसे एक स्ट्रिप हो गई, फिर इसके बाद एक ये हो गई बीच में, इसके इधर सेम मटेरियल की लगा दी। तो अगर हम इसको गर्म करते हैं, मान लो इधर का अल्फा 1 है, ये भी अल्फा 1 है, सॉरी अल्फा 1 वाला है वो अल्फा 2 है, ठीक है। तो ट्राई मेटेलिक स्ट्रिप को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या लगता है ये किधर मुड़ेगी? बोलो। बेंड नहीं होगी। बेंड नहीं होगी, और इसलिए नहीं होगी क्योंकि मान लिया इसमें भी अल्फा 1 अल्फा 2 से ज्यादा था, तो ऊपर वाली इसे नीचे की तरफ मोड़ना चाहेगी और नीचे वाली इसे ऊपर की तरफ मोड़ना चाहेगी, तो फोर्स क्या हो जाएंगे इसके? बैलेंस हो जाएंगे। तो इसलिए ये कैसी रहेगी? स्ट्रेट रहेगी। लेकिन अगर मान लो सपोज
ऐसा हो जाए कि ये नीचे वाला मटेरियल भी अलग कर दिया, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ऐसे अलग कर दिया, राइट। तो फिर आप देख सकते हैं कि जो ज्यादा होगा वो ज्यादा फोर्स लगाएगा और वो फिर इसे बेंड करेगा और कॉन्वेक्स साइड में होगा, जिसका अल्फा ज्यादा होगा वो कॉन्वेक्स साइड में होगा, कॉन्वेक्स साइड में होगा। तो यहाँ पर फिलहाल तो ऐसा नहीं होगा, ये मैं अल्फा 1 ही लेके चल रहा हूँ, तो दोनों के अल्फा 1 दोनों साइड में सेम है, इसलिए ये फिर बेंड नहीं करेगी, ठीक है। स्ट्रिप विल नॉट बेंड, स्ट्रिप will not bend on heating, ठीक है। तो एक ये भी पॉसिबिलिटी है। अब आता हूँ मैं आईआईटी के क्वेश्चन पर। माइक म्यूट कर लो, जिनका माइक चालू आवाज आती है यहाँ पे। अब देखिए बाई मेटेलिक स्ट्रिप है, आईआईटी क्वेश्चन आया था कि एक बाई मेटेलिक स्ट्रिप है और उसमें दो स्ट्रिप है ए और बी, और इनके टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा ए और अल्फा बी है, इनका टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ा देते हैं तो वो बेंड हो जाती है, ठीक है। तो उसके आर्क जो जिसमें बेंड हुई है उस आर्क की रेडियस बतानी है। तो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा रहा हूँ, रेदर आपको फिगर में दे रहा हूँ सारी इंफॉर्मेशन। आईआईटी एडवांस का सवाल है। ये एक स्ट्रिप है अल्फा ए और दूसरी स्ट्रिप है अल्फा बी, ठीक है। टेम्परेचर को बढ़ाने पर ये एक आर्क में बेंड हो गई, ठीक है। व्हेन टेम्परेचर is increased by delta T by metallic strip bend in an arc of radius R, arc of radius R, then और चार ऑप्शन है, then R is पहला proportional to delta T, दूसरा proportional to 1 upon delta T, तीसरा proportional to mod अल्फा A। अब हालांकि फिलहाल तो मैंने यहाँ दिखाई दिया है कि अल्फा ए ज्यादा है, पर क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला था, फिगर नहीं था, मैंने बना के दे दिया है। तो वहां मोड में लिखा हुआ जो भी बड़ा होगा उसको हम लेंगे, और प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मोड अल्फा ए मोड अल्फा बी, ठीक है। ये आईआईटी क्वेश्चन है और एक से ज्यादा ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो सकते हैं। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय डेल्टा टी बाय metallic strip bend in an arc of radius capital R, then R is proportional to delta T, proportional to 1 upon delta T, proportional to alpha A minus alpha B, and proportional to 1 upon, यानी कि inversely proportional और directly proportional चेक करना है, ठीक है। अब देखिए इसको करना बहुत आसान है। आप इसमें मेटेलिक स्ट्रिप की थिकनेस जो मैंने शो की है उसको आप स्मॉल ही लेके चल सकते हैं। तो ये एंगल मान लीजिए थीटा बन गया, ये थीटा एंगल है और हमें आर की रेडियस निकालनी है। तो यहाँ से देखिए ये वाला आर है मान लीजिए, और यहाँ से देखिए ये वाला आर प्लस डी, ये डी क्या है? स्ट्रिप की मोटाई, ठीक है, स्ट्रिप की मोटाई। अच्छा, इसकी जो रेडियस है बाहर वाले अंदर वाले के लिए, तो लेट इसकी जो लंबाई हो गई इस समय, ये लेंथ इसकी पहले बराबर रही होंगी, ठीक है। क्वेश्चन में दिया था बाईमेटेलिक स्ट्रिप है तो बराबर ही होंगे। तो अब जो नई लेंथ हो गई वो L1 और इसकी जो नई लेंथ हो गई L2। तो अगर मैं आपसे कहूं कि L1 को अगर मुझे लिखना हो तो मैं लिखूंगा L0 1 प्लस अल्फा ए डेल्टा टी। इसी तरह से L2 को अगर मैं लिखूं तो L0 1 प्लस अल्फा बी डेल्टा टी। L0 शुरुआत में बाईमेटेलिक स्ट्रिप की लेंथ थी, ठीक है, जब टेम्परेचर नहीं बढ़ाया था। और इस L1 को क्या मैं R प्लस डी इंटू थीटा और इसे R इंटू थीटा लिख सकता हूँ।
देखो आप सबने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, L इक्वल्स टू आर थीटा, आर्क इक्वल्स टू रेडियस इंटू थीटा, आर्क इक्वल्स टू रेडियस इंटू थीटा। तो L2 की रेडियस है r, तो उसको हमने r थीटा लिखा, और L1 की रेडियस है r प्लस डी, ये डी मोटाई हमने ली, ठीक है, डी मोटाई हमने ली, तो उसकी लेंथ को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे आ जाएगा भैया आपका अल्फा ए डेल्टा टी और 1 प्लस अल्फा बी डेल्टा टी, और इधर आ जाएगा थीटा से थीटा चला जाएगा आर प्लस डी अपॉन आर, और हमको आर को प्रोपोर्शनल चेक करना है। अब देखिए अगर आपने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करी ना तो रायता फैल जाएगा। ऐसे सवालों में अपोन में आ रहा है तो इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन किया जाए, क्योंकि अपोन में कभी भी आए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा के लिए बता रहा हूँ, अपोन में कभी भी आए आप ऐसे सवालों में मल्टीप्लीकेशन के यानी डिवीजन के फॉर्म को कन्वर्ट करो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, तो आपके लिए सुविधाजनक होगा। और ऐसे सवालों में बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन बिना किसी झिझक के लगा सकते हैं। उसका कारण ये है कि यहाँ पे अल्फा ए और अल्फा बी जो भी होते हैं ये काफी छोटे होते हैं, पहले भी मैंने बताया है, तो इसलिए आप इसमें ये नहीं सोचना है कि यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा, डेफिनेटली लग जाएगा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो हमेशा डिवीजन के फॉर्म में कभी भी दिया तो आप उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ले आओ, तो नीचे से ऊपर लेके गया और ये जो पावर है इसको हम यहाँ ले आएंगे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से, तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस अल्फा ए डेल्टा टी 1 माइनस अल्फा बी डेल्टा टी, और दूसरी तरफ आ गया भैया 1 प्लस डी अपॉन आर। ठीक है, अब कर लेते हैं इसे मल्टीप्लाई। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते ना बहुत लेंदी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सॉल्व नहीं होता, लेंदी हो जाता, फिर उसमें आप कुछ टर्म नेग्लेक्ट करके फिर आंसर तक आते, बट क्वाइट लेंदी होता। ये अप्रोच ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 प्लस अल्फा ए डेल्टा टी माइनस अल्फा बी डेल्टा टी माइनस अल्फा ए अल्फा बी डेल्टा टी स्क्वायर, और इधर 1 प्लस डी अपॉन आर। तो सबसे पहली चीज ये है कि 1 से 1 को कैंसिल कर लेते हैं, और देखो अल्फा की जो वैल्यू है वो काफी छोटी होती है, मैंने बताया भी था कि अल्फा की वैल्यू 10⁻⁵ या -6 के ऑर्डर की होती है, तो ये टर्म और ये टर्म तो 10⁻⁵ के ऑर्डर के आएंगे, जबकि उसका अगला वाला टर्म आप देखेंगे 10⁻10 या -12 में पहुंच जाएगा। तो इस वाले टर्म को आप नेग्लेक्ट ही कर सकते हैं, काफी ज्यादा छोटा आएगा पहले दो टर्म से। ठीक है, तो ये आप देखिए यहाँ से अल्फा ए माइनस अल्फा बी डेल्टा टी बचा, और इधर बचा डी अपॉन आर, तो आपको चाहिए आर, तो ये आ गया डी अपॉन अल्फा ए माइनस अल्फा बी और डेल्टा टी। अब जो डी थिकनेस है हमें दी तो नहीं है, तो हमें कौन सा उसमें बताना है एग्जैक्ट फॉर्मूला, हमें क्या प्रोपोर्शनल बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो आंसर सही हो जाएंगे, एक बी वाला और एक डी वाला। आईआईटी का सवाल है, मल्टीपल चॉइस करेक्ट वाला सेक्शन भी होता है जिसमें मल्टीपल आंसर करेक्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही हो गए, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया दोनों के। और मैंने यहाँ पे फिगर में दे दिया है, वहां क्वेश्चन में फिगर नहीं था, वहां कहा था दो मेटेलिक स्ट्रिप है, उसमें बताया नहीं था अल्फा ए बड़ा है या छोटा है अल्फा बी से, तो इसलिए मॉड के फॉर्म में वहां ऑप्शन दिए थे। ठीक है, मैंने थोड़ा सा इजी कर दिया, उसको फिगर बना के दे दिया। यहाँ मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट आ रहा हो, आना नहीं चाहिए, अगर फिर भी कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। सर हाँ बताओ। सर हम क्या इसको ऐसे सोच सकते हैं जैसे कि अगर अल्फा ए और अल्फा बी बराबर होते तो रेडियस इनफाइनाइट आती। हाँ, तो यहाँ पे फिर एक डी वाला ऑप्शन सीधे सीधे मतलब हो जाता कि अल्फा ए बराबर अल्फा बी, तो ये इनफाइनाइट आ जाती। तो ये अल्फा ए अल्फा बी का रिलेशन तो पता पड़ जाता, लेकिन टेम्परेचर का नहीं पता। बी वाला कौन सा ऑप्शन, बी वाला कैसे कर लेते तुम, अल्फा ए और अल्फा बी? नहीं डी वाला सर, डी वाला। हाँ डी वाला, हाँ हाँ ऐसे अल्फा, कर सकते हैं, लेकिन फिर जो बी वाला है वो कैसे करोगे? सर वो नहीं आ पाएगा, टेम्परेचर वाला पता नहीं पड़ता। प्रॉपर मेथड से मैंने बता दिया है, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे मेन स्टेप जो समझने का था वो मैंने आपको जनरल बात बताई है कि यहाँ कभी भी, आगे भी मैं बता रहा हूँ, इस स्टेप पे गौर करने की जरूरत है, क्योंकि पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ सीखना है चीजों को। अब दोनों वर्ड में अंतर है, पढ़ना और सीखना।
जैसे सनी देओल ने डायलॉग कहा था ना कि आदमी उठता नहीं उठ जाता है, तो समझने वाले समझ गए। अब पढ़ना और सीखने का अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि सीखना है हमको यहाँ पे, है ना। अब सीखना ये है कि मैंने बताया कि कभी भी थर्मोमेट्री वगैरह के क्वेश्चन इस तरह के आते हैं या अल्फा बीटा गामा में कभी आए अपॉन के फॉर्म में, डिवीजन के फॉर्म में हो, तो कोशिश करनी चाहिए उसे मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में ले आओ और फिर वहां बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दो। उससे आपकी कैलकुलेशन काफी आसान रहेगी। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लग गए ना तो फिर वो बहुत लेंदी होगा और हो सकता है आप टर्म उसमें नेग्लेक्ट भी ना कर पाए, समझ में ही ना आए और आंसर भी मैच ना करे। ये एक स्टेप ऐसा था जो मैंने आपको हाईलाइट किया। बाकी कैलकुलेशन तो ऐसी है कि आप सॉल्व करते जाओगे, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे, नोट कर लो इसको। इसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एफ अप। एफ अप का मतलब बाउंड फोर्स। इसमें भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो पहले मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई लिक्विड है और इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो इस पे जो एफ अप लगता है, आप जानते हो एफ अप की जो वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला होता है एफ अप का फॉर्मूला होता है वी रो जी, ठीक है। और वी रो जी में मान लो अभी टेम्परेचर नहीं बढ़ाया है तो वी नॉट रो नॉट है। और यहाँ एक बात और समझने की है कि यहाँ वॉल्यूम बॉडी का होता है और रो जो हम लेते हैं वो लिक्विड का होता है। इस बात पे भी ध्यान देने की जरूरत है। तो लिक्विड की जो डेंसिटी है ये अभी रो नॉट है और जो इसका वॉल्यूम है ये वी नॉट है शुरुआत में। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मैं अब थ्रस्ट फोर्स के बारे में आपको पीछे बता चुका हूँ फ्लूइड में। तो एफ अप की वैल्यू एफ डैश हो गई मान लिया मैंने। वॉल्यूम, क्योंकि गर्म करोगे लिक्विड को तो लिक्विड में वो सब्सटेंस पड़ा हुआ है तो वो सब्सटेंस भी गर्म होगा। ये जैसे ब्लॉक टाइप का है, मेटल का ही ब्लॉक है सपोज करिए, तो ये गर्म होगा तो ये भी एक्सपेंड किया होगा, इसका वॉल्यूम भी हो गया होगा। और यहाँ जो रो है वो डेंसिटी लिक्विड की है तो लिक्विड की डेंसिटी भी चेंज हुई होगी। और किस तरह से चेंज हुई होगी, अब अगर हम इसको लिखें तो वॉल्यूम हम लिखेंगे वी नॉट 1 प्लस गामा, गामा सॉलिड डेल्टा टी। गामा सॉलिड मतलब इसका सॉलिड का, ठीक है। और इसके बाद डेंसिटी में आ जाते हैं तो डेंसिटी रो नॉट 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी इंटू जी। तो ये आ गया वी नॉट रो नॉट जी और बाकी का यहाँ पे आ गया 1 प्लस गामा एस गामा एल डेल्टा टी। तो ये एफ अप आ गया, एफ अप डैश। और इस एफ अप डैश को मैं ये कह सकता हूँ एफ अप जो पहले था टाइम्स ये 1 प्लस गामा सॉलिड डेल्टा टी 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी। बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक जो मैंने किया, अभी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे लेकिन जो मैंने दिखाया वो समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ कोई डाउट हो तो बताइए। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? सर कोई डाउट नहीं। अच्छा, अब आते हैं कंक्लूजन पर, क्योंकि ये सब करना नहीं है वहां पे, एग्जाम में नहीं करना है। कंक्लूजन पर आते हैं। इन जनरल अगर मैं बात करूं, इन जनरल तो आप जानते हैं कि सॉलिड का गामा ज्यादा होगा कि लिक्विड का गामा ज्यादा होगा? सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज्यादा एक्सपेंशन किसका होता है, बताया था मैंने आपको। सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज्यादा एक्सपेंशन किसका होता है? गैस का। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पे गैस नहीं है, यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड की बात हो रही है। तो लिक्विड का गामा ज्यादा होगा, यूजुअली कह रहा हूं मैं, इन जनरल। आप कहें कि सर एक्सेप्शनल भी तो हो सकता है कोई केस कि ऐसा हो
कि उसमें लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड कर रहा हो और सॉलिड कम कर रहा हो सकता है, बट हम इन जनरल बात कर रहे हैं। इन जनरल गामा सॉलिड कम होगा गामा लिक्विड से। तो इस एक्सप्रेशन को देख के बता सकते, ऊपर वाला टर्म 1 प्लस समथिंग है और नीचे वाला भी 1 प्लस समथिंग है, लेकिन ऊपर वाला जो इंक्रीमेंट हुआ होगा उससे ज्यादा नीचे वाले में इंक्रीमेंट हुआ होगा कि नहीं? यस सर। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इन जनरल, ध्यान रखना मैंने लिखा है इन जनरल गामा सॉलिड इज लेस देन गामा लिक्विड। उल्टा भी हो सकता है लेकिन ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं, तो रटना नहीं है, वहां सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना है आपको। बट मैं कह रहा हूँ मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि सॉलिड का जो गामा है वो लिक्विड से कम ही होगा। और अगर ऐसा है तो मैं ये कहूंगा कि नो डाउट ऊपर का टर्म भी बड़ा हुआ और नीचे का टर्म भी बड़ा हुआ, लेकिन ज्यादा बड़ा कौन हुआ, डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। मान लेता हूं समझाने के लिए, ऊपर का जो टर्म है ये 1.05 हो गया बढ़ के और नीचे का टर्म 1.08 हो गया। तो ओवरऑल ये जो रेशियो आएगा, इसकी बात कर रहा हूं, लिखना मत, ये रेशियो 1 से कम हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। और अगर ये कम हो गया तो एफ ऑफ डैश की जो वैल्यू है, एफ ऑफ डैश की जो वैल्यू है वो एफ से कम हो गई, एफ से कम हो गई। यानी हम कह सकते हैं इन जनरल अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो अब थ्रस्ट फोर्स कम होगा। ये हो गया, आगे के लिए आप इस बात को ध्यान रख सकते हैं कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो अब थ्रस्ट फोर्स डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। तो इन जनरल एफ अप will decrease on increasing temperature। क्लास में कंटिन्यू रखूंगा, ये टॉपिक आज हम खत्म करेंगे, जितना भी टाइम लगेगा ये टॉपिक हम खत्म करेंगे थर्मोमेट्री। इन जनरल एफ ऑफ विल डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक सवाल फिर बन सकता है, जैसे आपको याद होगा, अभी ज्यादा समय की बात नहीं, कुछ समय पहले ही मैंने आपको वेइंग ऑफ लिक्विड, मैंने वेइंग ऑफ अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड बताया था, याद होगा, फ्लूइड जब मैं पढ़ा रहा था और आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, वहां पे मैंने आपको बताया था रिलेटिव डेंसिटी वगैरह का और लॉस इन वेट वगैरह, याद आ रहा हो तो अगर हम किसी सब्सटेंस को किसी लिक्विड में वेट करते हैं तो कुछ लॉस तो होता ही है, कुछ लॉस होता है, और वो लॉस किसके बराबर आता था, याद हो तो? एफ अप। तो अब यहाँ पे देखिए वेइंग, एक सवाल फिर बन जाएगा, वेइंग ऑफ अ सब्सटेंस या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ऐसे लिखेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेइंग ऑफ अ सब्सटेंस इन लिक्विड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेइंग ऑफ अ सब्सटेंस इन लिक्विड। ठीक है, तो देखिए सिचुएशन को, अब इसमें कोई स्प्रिंग बैलेंस है और उस स्प्रिंग बैलेंस से हमने एक ऑब्जेक्ट को लटकाया है और उस ऑब्जेक्ट को फिर पानी में भी डुबो दिया है या किसी लिक्विड में हमने डुबो दिया है। ठीक है, तो अब इसमें स्प्रिंग बैलेंस ये है और इसके साथ ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट लटका हुआ है और यहाँ एक लिक्विड है। ये पूरी तरह से ऑब्जेक्ट इसमें डूबा हुआ है। आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर जरूरी है डूबा होगा? हाँ जरूरी है। अगर ये पार्शियली डूबा है इसका मतलब फ्लोट कर रहा है, तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग पता है क्या आएगी? जीरो। अगर स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग चाहिए आपको कुछ नॉन जीरो, तो लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम ही होनी चाहिए। मैंने डेंसिटी कहा है, गामा नहीं कहा, तभी तो स्प्रिंग खिंचेगी। अगर एफ ऑफ वेट से ज्यादा होने लगा तो स्प्रिंग में तो बिल्कुल खिंचाव ही नहीं आएगा, स्प्रिंग में बिल्कुल खिंचाव नहीं आएगा। तो ये कुछ डूबा, पूरी तरह से डूबा होगा तभी स्प्रिंग में खिंचाव आएगा, क्योंकि वेट एफ ऑफ से ज्यादा होगा तब खिंचेगी।
थॉट आना ही नहीं चाहिए। वे जब करते हैं तो लिक्विड की डेंसिटी ऐसे लिक्विड में करेंगे जिसकी डेंसिटी सॉलिड से कम हो, नहीं तो इतना एफ अप आ जाएगा कि हवा वो तैरना शुरू कर देगा, रीडिंग 0 आ जाएगी। यहाँ पे इसमें टेंशन T, इसका वेट W और इसके अलावा एक यहाँ पे फोर्स F अप आ गया। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये T जो है ये क्या बता रहा है, तो आप ये कह सकते हैं ये T ही तो रीडिंग है। आप इसे KX भी कह सकते थे, स्प्रिंग में जो KX आएगा वो T के बराबर आएगा और यही रीडिंग है। तो रीडिंग जो होगी वो T हो गई। और क्या मैं कह सकता हूँ T और F अप, देखो यार T प्लस F अप ऊपर है और वेट W नीचे है, तो T जो की रीडिंग है वो W माइनस F अप हो गई। अब आप मुझे बताइए कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो W बदलेगा क्या? अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ W बदलेगा नहीं, W तो रियल वेट है ना भाई, बदल जाएगा। और अगर F अब बदलेगा, W बदल नहीं रहा तो रीडिंग बदलेगी नहीं बदलेगी? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अभी हमने देखा F अब क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था, डिक्रीज हुआ था, तो रीडिंग यानी T इंक्रीज विल इंक्रीज। अब ये एक रूल हो गया, इन जनरल वाली बात हो गई। ये एक रूल हो गया कि अगर किसी सब्सटेंस को किसी लिक्विड में हम वे कर रहे हैं, अब यही मैंने कहा ना, नोट्स पढ़ के जाइए, क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे, रेडीमेड क्वेश्चन में लगेंगे, बहुत इजीली आप कर लोगे। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एफ अब क्या होता है, डिक्रीज करता है, देयरफॉर रीडिंग, रीडिंग स्प्रिंग बैलेंस की जो कि टी होगी वो क्या करेगा, इंक्रीज, रीडिंग बढ़ जाएगी इन जनरल। ठीक है, समझ में आ गया या कोई डाउट है? मैंने इसी के पहले एफ अप का कॉन्सेप्ट बताया आपको कि एफ अप पे क्या फर्क पड़ेगा, और अगर एफ अप समझ में आ गया तो यहाँ रीडिंग समझ में आ गई होगी, रीडिंग बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पे। इसको काफी बच्चे ये सोचते हैं, कई बच्चों के माइंड में ये आता है कि रीडिंग गर्म करेंगे तो रीडिंग बढ़ेगी कम होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ डाउट में रहता है, लेकिन अब क्लियर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बोलिए। सर। हाँ बोलो। सर, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ एफ अप बढ़ रहा है, डिक्रीज करने के साथ एफ अप कम हो रहा है, डिक्रीज करने के साथ भी कम ही होगा ना, टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेंगे तो। देखो यहाँ पे आप देखो कि अगर टेम्परेचर तुम डिक्रीज करोगे तो ये जो एक्सप्रेशन आया है ना, तो इसमें नेगेटिव टर्म आएगा, ध्यान दें, डेल्टा टी जब रखोगे तो नेगेटिव, यानी कि कोई चीज अगर ज्यादा एक्सपेंड कर रही है तो टेम्परेचर कम करने पे कॉन्ट्रैक्ट भी ज्यादा करेगी, समझो, उल्टा होगा, उल्टा होगा। ये जो डेल्टा टी है ना, जब डेल्टा टी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल करोगे तो नेगेटिव आएगा। तो अभी ये जो 1 प्लस गामा, ये वाले, इस वाले फॉर्मूले पे गौर करना है आपको। तो ये वाले टर्म में ऊपर का टर्म अभी जैसे बड़ा हुआ था, लेकिन अब उसी हिसाब से उसी प्रोपोर्शन में, जैसे 1.05 लिखा था ना मैंने और यहाँ लिखा था 1.08, तो अब ये होगा 1 माइनस, ये जब बढ़ाया था तब, अब अगर इसको ठंडा करोगे तो 1.05 ना होके 1 माइनस 0.5 और 1 माइनस 0.08, तो ये वैल्यू आ गई 0.95 और ये वैल्यू आ गई 0.92। आपको मेरी बात शायद समझ में आई हो। तो पहले जो ये रेशियो, पहले ये रेशियो 1 से कम आया था, अब ये रेशियो 1 से ज्यादा आएगा, और अगर ज्यादा आएगा तो एफ ऑफ डैश अब पहले से बढ़ जाएगा। बात आई कुछ समझ में? यस सर। ठीक है, हटा दूं इसको, हटा दो सर। माइंड में रखना ये थॉट, अब एक साथ दोनों चीजें लिखा दूंगा, कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन बस उल्टा हो जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है कि अगर ठंडा करोगे तो। अब इसी में एक केस मैं बता रहा हूँ, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड किस तरह से बदलता है, ठीक है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। और क्यों हम ये डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि सिंपल पेंडुलम का जो धागा है, अगर धागे की जगह कोई हमने मेटेलिक वायर ले लिया, सपोज मेटेलिक वायर हल्का है, मतलब उसका मास नहीं है, नहीं तो फिर कंपाउंड पेंडुलम का केस कंसीडर करना पड़ेगा। तो उस, क्योंकि धागा है तो धागा तो टेम्परेचर, क्योंकि वो नॉन कंडक्टिंग टाइप का हो गया, तो वो तो केस कोई मतलब नहीं है। तो एक मेटेलिक वायर लेके चलेंगे और उसमें देखेंगे, और इस पे एक सवाल भी हम करेंगे, प्रीवियस ईयर में जेईई मेन में आया था, अच्छा सवाल था। दो तरीके से कर सकते हैं और सवाल भी बड़ा अच्छा था, मैं बताऊंगा क्या अच्छा था उस क्वेश्चन में। पहले कॉन्सेप्ट को
तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on time period of a simple pendulum. ठीक है, अब देखिए सिंपल पेंडुलम में ये मेटेलिक वायर है और लाइट लिख रहा हूँ, लाइट मतलब हल्का मासलेस है, नहीं तो मासलेस अगर नहीं हुआ ध्यान रखना फिर ये फिजिकल पेंडुलम बन जाएगा, कंपाउंड पेंडुलम बन जाएगा, ये सिंपल पेंडुलम नहीं रहेगा। सिंपल पेंडुलम में केवल बॉब में मास होता है, धागे में नहीं होता। तो मैं ये लेके चलता हूँ लाइट और मेटेलिक वायर है, क्योंकि मेटल में थोड़ा एक्सटेंशन होगा, अगर नॉन कंडक्टिंग हो गया तो फिर क्या, लाइट मेटेलिक वायर। ठीक है, अब इसकी लंबाई L नॉट है, लेकिन जब हम गर्म करेंगे तो लंबाई तो बदल जाती है भाई, यानी टेम्परेचर को चेंज कर दिया, इंक्रीज कर दिया, और इंक्रीज कर दिया तो लेंथ बदल गई और लेंथ बढ़ गई। इतना तो नहीं बढ़ती है, थोड़ा सा ही बढ़ेगी, लेकिन मैंने ज्यादा दिखा दिया है। तो ये जो L है इसे आप लिख सकते हैं L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो आप मुझे पहले तो सिंपल सा एक बात बताओ कि ये लेंथ बढ़ गई तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, बोलिए। बढ़ जाएगा, बढ़ अच्छा, जाएगा। एक काम और करेंगे इसमें, ये जो तो टाइम पीरियड के लिए मैं सिंबल T यूज करूंगा, और यहाँ T हम यूज करें तो कंफ्यूजन होगा, तो मैं यहाँ टेम्परेचर के लिए थीटा यूज कर देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा, टेम्परेचर है ये। ठीक है, तो अब लेंथ बढ़ गई, और अगर लेंथ बढ़ गई तो ये तो पक्का है कि टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, टाइम पीरियड T विल इंक्रीज। अब जैसे आप घर में पेंडुलम क्लॉक यूज कर रहे हैं, आपके घर में पेंडुलम क्लॉक है, और पेंडुलम क्लॉक को जब फैक्ट्री में बनाया गया था तो उसका टाइम सेट कर दिया गया, उसकी लेंथ सेट कर दी गई। उस समय फैक्ट्री में जब बनाया गया, डिजाइन किया गया, तो उसका जो टेम्परेचर था फैक्ट्री में, वो मान के चलिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड था वहां पे। और आपको याद होगा, थोड़ा पीछे चलते हैं, SHM मैंने जब पढ़ाया था तो SHM में मैंने टाइम पीरियड आपको बताया था सिंपल सेकंड पेंडुलम का, सॉरी सेकंड पेंडुलम का याद हो तो, सेकंड पेंडुलम में 2 सेकंड में एक चक्कर पूरा होता था, याद करो पीछे बताया था, 1 सेकंड जाने में और 1 सेकंड आने में, और उसके करस्पॉन्डिंग हमने लेंथ भी निकाली थी, याद हो तो 99.3 सेंटीमीटर, 99.3 सेंटीमीटर, याद आ रहा है कुछ? सिंपल पेंडुलम वगैरह ये सब पढ़ाए होंगे उस समय, इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम, वहां सेकंड पेंडुलम का भी केस बताया था। तो वहां जैसे फैक्ट्री में भी जब सेकंड पेंडुलम डिजाइन किया गया, आपके घर के लिए मान लीजिए एक पेंडुलम क्लॉक बनाई, और आप घर में उसको लगाते हैं, आपके घर का टेम्परेचर मान लीजिए इस समय गर्मी है और इस समय 45 डिग्री का टेम्परेचर है मान लेते हैं, या 40 डिग्री का सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, लेकिन फैक्ट्री में जब डिजाइन किया गया था, बनाया गया था, उसकी लेंथ को डिसाइड किया गया था, 99.3 काट के उसकी लेंथ सेट करी गई। उस समय फैक्ट्री में टेम्परेचर मान के चलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब आप अपने घर में उसको लगाते हैं और गर्मी आ गई, आप खरीद के लाए थे, उस समय टेम्परेचर रखा, गर्मी आ गई और गर्मी में टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ गया, और अगर टेम्परेचर बढ़ा तो लेंथ बढ़ जाएगी, और लेंथ बढ़ जाएगी तो पेंडुलम क्लॉक का टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, और अगर टाइम पीरियड बढ़ गया, ठीक है, तो ऐसी घड़ी पेंडुलम वाली स्लो हो जाएगी कि फास्ट हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। ठीक है, और अगर मान लो सर्दियों में जब आप उसको इस्तेमाल करोगे, तो सर्दियों में टेम्परेचर नॉर्मली अपनी जगह की बात करें तो 5-6 डिग्री तक भी पहुंच जाता है, काफी ठंडा हो जाता है, और डिजाइन किया गया था 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो लेंथ कम हो जाएगी, लेंथ कम हो जाएगी, टाइम पीरियड कम हो जाएगा, घड़ी तेजी से चलेगी, यानी घड़ी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? मैं अभी एक केस लेके बता रहा हूँ, यहाँ टाइम पीरियड बढ़ गया, इसका मतलब पेंडुलम क्लॉक विल गो स्लो। ठीक है, पेंडुलम क्लॉक स्लो हो जाएगी। अब सवाल यह है कि स्लो अगर हो जाएगी तो कितना स्लो हो जाएगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इस केस में टाइम पीरियड जो होगा, लेट मी से T नॉट, दैट विल बी 2 पाई अंडर रूट L नॉट बाई जी,
और इस केस में टाइम पीरियड जो हम लिखेंगे तो दैट विल बी t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। और ये जो L बाई जी है इसमें L की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट है वायर का, तो T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट और L की जगह आ जाएगा L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन जी। तो ये जो एक्सप्रेशन है लेट मैं इसको फर्स्ट कह रहा हूँ और इस वाले एक्सप्रेशन को सेकंड कह रहा हूँ, तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया तो t अपॉन टी नॉट 2 पाई चला गया, जी चला गया और अंडर रूट में आ गया 1 प्लस एल नॉट भी चला जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, एल नॉट अपॉन एल नॉट, एल नॉट भी तो चला गया, बोलिए। और जो बचा वो बचा 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा और अंडर रूट में था तो उसकी पावर हाफ, ठीक है, इसकी पावर हाफ और इसकी पावर हाफ है तो हम इसको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा लेते हैं। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा थीटा आ गया। इसमें ये जो t अपॉन टी नॉट है 1 जो आ रहा था इस 1 को मैं इधर ले आता हूँ और हाफ अल्फा डेल्टा थीटा लिख लिया तो t माइनस टी नॉट अपॉन टी और ये हाफ अल्फा डेल्टा थीटा आ गया। ये जो t माइनस टी नॉट अपॉन टी नॉट है इसे फ्रैक्शनल चेंज आप कह सकते हैं। ये फ्रैक्शनल चेंज जो आया है ना इसे आपको याद रखना है, इसी पे आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। और इसमें एक चीज जो समझने की है वो ये है कि डेल्टा टी अपॉन टी नॉट दैट इज हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, राइट। तो इसमें आपको एक चीज जो समझनी है वो ये है कि डेल्टा टी अपॉन टी नॉट का मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि इतना चेंज हाफ अल्फा डेल्टा थीटा पर सेकंड होगा, पर सेकंड होगा, ध्यान रखना। अब इसका मतलब क्या हुआ वो भी मैं समझाता हूँ, ठीक है। ऐसे समझो कि एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड था टी नॉट और गर्मी आई, टेम्परेचर बढ़ गया तो वो नया टाइम, ध्यान से सुनना, मैं बाद में लिखा दूंगा क्योंकि कई बच्चों के मन में आएगा कि ये आपने 1 सेकंड में चेंज कैसे बता दिया। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि पेंडुलम क्लॉक जो थी सिंपल पेंडुलम उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड था जब वो सही बताता था, लेकिन अब टेम्परेचर बढ़ गया तो अब जो टाइम बता रहा है वो 2.05 सेकंड बता रहा है। यानी डेल्टा टी कितना आ गया भाई, डेल्टा टी आ गया 0.05 और मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेल्टा टी बाई टी नॉट यानी 0.05 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि डिवाइडेड बाई 2 यानी 2 सेकंड में इतना चेंज हो रहा है। इसका मतलब यानी कि पर सेकंड आ गया ना, आपको मेरी बात समझ में आई हो। ये जो आया 2 सेकंड से डिवाइड कर दिया, जितना भी टाइम था उससे डिवाइड कर दिया तो पर सेकंड हो गया ना। ये तो पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड में इतना चेंज होगा। मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। किसी को भी डाउट हो, ये जो लिखा है लिख तो लिया लेकिन उसको समझाने फील नहीं आया क्या चीज है ये, वही मैं बता रहा हूँ कि ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है दिस मस्ट चेंज इन टाइम, दिस मस्ट चेंज विल टेक प्लेस इन 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में घड़ी इतना स्लो या फास्ट हो जाएगी, 1 सेकंड में घड़ी इतना स्लो या फास्ट हो जाएगी, ठीक है। इट इज द टाइम by which clock will go slow or fast in 1 second, in 1 second, ठीक है। 1 सेकंड में क्लॉक इतना स्लो या फास्ट हो जाएगी। क्लियर है यहां तक या कोई डाउट है किसी का? अगर 1 सेकंड में इतना स्लो या फास्ट हुई है, 1 सेकंड में इतना स्लो या फास्ट हुई है तो 1 मिनट में कितना होगी, तो 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 घंटे में कितना होगी, 3600 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 दिन में कितना स्लो या फास्ट होगी, 86,400 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 हफ्ते में कितना होगी तो और 7 का मल्टीप्लाई। इस बात को समझ में आई आपको? 10 हम कह सकते हैं इन 1 मिनट 10 क्लॉक
स्लो और फास्ट। इन 1 minute by half into alpha delta theta into 60 ठीक है, इन 1 hour, 1 घंटे में हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 3600 सेकेंड। ये सब सेकंड में आएगा, बाद में आप इसको आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इन 1 डे, एक दिन में, तो एक दिन में आपको सेकंड मैंने खूब बताया, कई बार रटाया भी है, 86,400 सेकंड। ठीक है, इस तरह से एक हफ्ते में, महीने में घड़ी कितना स्लो फास्ट हो जाएगी निकाल लेंगे। आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक जो वायर है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट और टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ। फॉर एग्जांपल 20 डिग्री का चेंज हुआ और अल्फा आपको दिया 10⁻⁻5, तो वो निकाल लेंगे। नो डाउट ये वैल्यू बहुत छोटी आने वाली है, ये वैल्यू जो मैंने लिखी है ना, इट इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे ना, जैसे मान लो अल्फा की वैल्यू 10⁻⁻5 है और थीटा 20 डिग्री का चेंज कर दिया तो ये 10 आ गया, तो 10⁻⁻4 सेकंड बहुत कम है, 0.1 मिली सेकेंड है एक सेकंड में, 0.1 मिली सेकेंड। लेकिन जब आप इसको कैलकुलेट करोगे पूरे दिन में, ध्यान देना, पूरे दिन में कैलकुलेट करोगे तो 8.64 इंटू 10⁻4 हो गया भैया, ये लिखा हुआ है देखो, ये रहा। तो ये आपका कट जाएगा, तो पूरे एक दिन में 8.64 सेकंड। अब 8.64 सेकंड भी आपको लग रहा है सर कोई ज्यादा नहीं है, पर इसी को एक महीने में निकाल लो, 30 का मल्टीप्लाई कर लो। महीने में थोड़ा थोड़ा करके, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सागर बनता है, तो एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आप देखोगे करीब करीब 250 सेकंड के आसपास पहुंच गई, लगभग, है ना। और 250 सेकंड का मतलब समझ रहे हो, करीब करीब 4 मिनट से ज्यादा, 4-4.5 मिनट स्लो हो गई एक महीने में, और फिर एक साल में, एंड सो ऑन। इस तरह से आप निकालोगे, तो थोड़ा थोड़ा चेंज है, लेकिन ये थोड़े थोड़ी चीजें, ठीक है। ऐसे ही आप जैसे रेलवे ट्रैक होते हैं, तो उनमें जो रेल होती है, पटरी होती है, उनमें भी गैप छोड़ दिया जाता है थोड़ा सा, क्योंकि गर्मियों में जब एक्सपेंशन होगा तो नो डाउट बहुत कम होता है, लेकिन उसकी जो लेंथ होती है वो काफी ज्यादा होती है, और उसकी वजह से वो थोड़ा थोड़ा चेंज करके ऐड होते होते काफी हो जाता है, तो वहाँ गैप छोड़ा जाता है रेलवे लाइन के बीच में जब उनको जोड़ा जाता है। ठीक है, अब देखिए इस पे मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। अच्छा, किसी को ब्रेक की जरूरत हो, मैं ये टॉपिक कंप्लीट करना चाहता हूं, अगर आप कहो तो हम ब्रेक लेके फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, या इसी को ऐसे कंटिन्यू करें, जैसे चाहो, बोलो। कंटिन्यू सर। ठीक है, तो ये पहले आप नोट करिए, ये मैंने सिंपल पेंडुलम वाला जो केस डिस्कस किया है, अगर आप नोट नहीं कर पाए तो ये देख लो। ठीक है, इसके नीचे मैंने ये लिखा है, ये आप नोट कर लो। इसके बाद देखिए, मैं जेई मेन का क्वेश्चन रखता हूं आपके सामने। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ पेंडुलम क्लॉक लूजेस 12 सेकंड्स अ डे। एक पेंडुलम क्लॉक एक दिन में 12 सेकंड स्लो हो जाती है अगर टेम्परेचर को हम 40 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, और 4 सेकंड फास्ट हो जाती है अगर टेम्परेचर को 20 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। तो द टेम्परेचर एट विच द क्लॉक विल शो करेक्ट टाइम एंड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा ऑफ द मेटल ऑफ द पेंडुलम शाफ्ट आर रेस्पेक्टिवली। देखो, पता है इस क्वेश्चन को कई बच्चे सॉल्व करना शुरू कर देंगे, लेकिन मैंने कई बार कहा स्मार्ट वर्किंग भी एक चीज होती है कि
कई बार वहाँ 4 आंसर जो दिए होते हैं उनमें ही हमारा ऑप्शन है, और उसे अगर आप कीनली ऑब्जर्व करोगे तो बिना कैलकुलेशन के भी आप आंसर कर सकते हैं। ये वही सवाल है जेईई मेन का 2016 का, जिसे आप बिना कैलकुलेट करे आंसर कर सकते हैं। समझदार बच्चा होगा वो हमेशा ऑप्शन पे गौर करेगा, थोड़ा लॉजिक लगाएगा, इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। हालांकि मैं कैलकुलेट करके भी बताऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पे गौर करना है। अगर मैंने अभी बताया कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो घड़ी स्लो हो जाती है, और टेम्परेचर कम करते हैं तो फास्ट हो जाती है। तो एक चीज तो कंफर्म है, क्या आप बता सकते हैं कि टेम्परेचर हमारा किस रेंज में हो सकता है? किस रेंज में हो सकता है? कैन यू टेल मी? ए होगा सर। अरे मैं पूछ रहा हूँ, जो उसका जवाब दो पहले। हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़े हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि घड़ी स्लो हो गई 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसका मतलब टेम्परेचर 40 से कम होना चाहिए सही रीडिंग बताने के लिए, यस सर। और 20 से और ज्यादा होगी। फास्ट हो गई 20 से ज्यादा, यानी हमारा आंसर 40 और 20 के बीच में होना चाहिए। इतनी बात समझ में आती है? यस और सर। अगर 40 और 20 के बीच में होगा तो बी और डी नॉट वर्किंग। आप देखिए बी और डी नहीं हो सकते। बाकी अल्फा पे ध्यान ही मत दो। और अच्छा वैसे भी देखो अल्फा चारों में अच्छा थोड़ा सा चेंज है, नो डाउट, पावर में चेंज है, कोई बात नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। पहले आप ये देखो कि बी और डी ऑप्शन आउट हो गए। यस सर। अब सवाल आता है कि 12 सेकंड लूज कर रही है और 4 सेकंड गेन कर रही है, तो Yes, sir. क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो टेम्परेचर होगा, क्योंकि एक ऑप्शन 30 दिया है, एक 25 दिया है, तो हमको क्या लगता है ये जो टेम्परेचर आएगा वो 20 के ज्यादा क्लोजर होगा कि 40 के ज्यादा क्लोजर होगा? बीच में 30 होता, अगर 30 होता, ध्यान देना मेरी बात, 30 होता अगर बराबर गेन और बराबर लूज, 30 अगर टेम्परेचर होता तो जितना गेन करती उतना ही लूज करती कि नहीं? यस सर। तो आप मुझे बताइए टेम्परेचर 40 के ज्यादा क्लोज होगा कि 20 के ज्यादा क्लोज होगा? 20 के ज्यादा होगा सर। 20 के ज्यादा होगा। तो ऐसा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बात आई तो समझ में? 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, एक ही ऑप्शन हो गया। आपको अल्फा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर टेम्परेचर मैच नहीं कर रहा है तो फिर अल्फा मैच करा के क्या करोगे? खैर ये तो तरीका हुआ टाइम बचाने का। अब आपने कहा कि सर इसमें अगर हमें ये वैल्यू मान लो 25 चारों ऑप्शन में दी होती तो, या मान लीजिए 2 ऑप्शन में 25 दिया होता और 2 में और कुछ दे रखा होता 28 इस तरह का, और वहां अल्फा भी पावर में डिफरेंट है, फिर क्या करते? सॉल्व करते। तो सॉल्व करते तो यहाँ पे 12 सेकंड का इसने गेन किया है, तो हाफ अल्फा और थीटा, ध्यान रहे यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाया है तो टेम्परेचर 40 है, और हमको जो निकालना है वो थीटा, और यहाँ पे लूज हो रहा है 4 सेकंड का, ध्यान रखें 4 सेकंड का लूज किया इसने 4 सेकंड का, और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे टेम्परेचर जब हम रखेंगे तो वो थीटा माइनस 20। आपको मेरी बात समझ में आई? 20 थीटा से कम होगा और 40 30 से ज्यादा होगा। इस तरह का एक्सप्रेशन हम बनाएंगे। और अगर आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई है तो आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो अल्फा और थीटा 2 अननोन है और दोनों ही निकालने। कर पाओगे? अरे मैं पूछ रहा हूँ यार, कर पाओगे? तो यहाँ पे आप इसको जब डिवाइड करोगे तो ये आ गया 3, और इधर 40 माइनस थीटा, और ये थीटा माइनस 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, और वो 25 ही आएगी। आप देख लो, ये आपका 3 थीटा माइनस 60 और इधर 40 माइनस थीटा, ठीक है? तो ये आ जाएगा 4 थीटा इक्वल्स टू 100, तो ये थीटा 25 आ गया। और इस थीटा की वैल्यू वापस किसी भी एक एक्सप्रेशन में, इनमें से दोनों में से किसी भी एक एक्सप्रेशन में रखो, ठीक है? तो अल्फा भी मिल जाएगा, अल्फा भी मिल जाएगा। लेकिन मैंने आपको वो तरीका बताया जिसमें आपको सॉल्व करना ना पड़े, लेकिन अगर सॉल्व भी करोगे तो ऐसे इक्वेशन बना लो, हाफ अल्फा थीटा, ये जो लिखा है ना इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ 40 माइनस थीटा लिखा और यहाँ थीटा माइनस 20 लिखा, क्यों लिखा आपको पता है कि थीटा जो आना है हमारा 40 और 20 के बीच में आना है, ये तो लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। तो
तो एक में थीटा -20 करना पड़ेगा और एक में 40 माइनस थीटा करना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया सॉल्व होके। ये जेई मेन का क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखिए आगे, नोट कर लो। इसी में एक केस और आता है कि अगर कोई मेटल का स्केल हो, मेटल का स्केल हो, ठीक है, तो मेटल के स्केल से जब हम रीडिंग लेते हैं तो वो रीडिंग सही आएगी जरूरी नहीं है, क्योंकि मेटल का स्केल अगर गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो एक्सपेंड कर जाएगा, और एक्सपेंड करेगा तो जो रीडिंग है वो कम बताएगा। वो ध्यान रखना, रीडिंग कम बताएगा। और अगर ठंडा कर दोगे तो रीडिंग ज्यादा बताएगा। तो इस चीज को पहले हम समझेंगे। आपने ये नोट कर लिया, वो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया।